नमस्कार, हिंद फर्स्ट नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक भट्ट और हिंद फर्स्ट की टीम पहुंच चुकी है कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में, जहां कनानास्की करके एक जगह है जहां पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस बार G7 शिखर सम्मेलन आयोजन का जिम्मा कनाडा देश के पास है, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी कनाडा देश के पास है। G7 एक ग्रुप 7 देशों का एक शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन का समावेश है। G7 ग्रुप में भारत सदस्य नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रण पर भारत लगातार G7 समिट में जा रहा है और इसी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा आए हुए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और उन्होंने खास तौर पे कहा है कि भारत एक उभरती हुई और तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ऐसे में भारत का कनाडा आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बायलैटरल मीटिंग्स यहां पर होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिल सकते हैं, इटली की प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, उसके साथ साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात संभव है। ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 2 सालों से कनाडा और भारत के संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आई थी, लेकिन मार्क कार्नी का एक सकारात्मक रवैया और सकारात्मक पहल से एक बार फिर भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों में मधुरता आ जाएगी, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। वैसे भारत और कनाडा के बीच में संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच में बहुत बड़ा व्यापार ट्रेड होता है और साथ ही साथ कनाडा में भारतीय मूल के कई लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या भारतीय मूल के बच्चों की है। कनाडा की इकोनॉमी में भारतीयों का बहुत बड़ा रोल है और साथ ही साथ अब कनाडा और भारत के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है और इस नए रिश्ते की शुरुआत का सकारात्मक पहला कदम जो है वो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उठाया है। उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में रहने के लिए आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बात मानी। वो G7 शिखर सम्मेलन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कई सारी अहम बैठकें होने वाली हैं। वैसे G7 शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर बातचीत होती है, लेकिन खास तौर पर क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर देशों के बीच में बातचीत होती है। इन देशों में जो ग्रुप 7 देश हैं वो और आमंत्रित देश जो हैं, उनके भी राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके साथ में मीटिंग्स होती हैं। G7 के शिखर सम्मेलन से कई देशों की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ आता है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर आज भारत से पूरे विश्व को कई उम्मीदें हैं और यही कारण है कि G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं भारत और कनाडा के रिश्तों के बारे में। दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं और बहुत ही पुराने रिश्ते हैं। ये बात और है कि 2 साल पहले जस्टिन ट्रूडो के गलत इल्ज़ाम के कारण से भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में थोड़ी खटास ज़रूर आई थी, लेकिन नवनिर्वाचित कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जो कदम उठाए हैं, जो सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 में शामिल होने के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भारत एक शक्तिशाली और उभरती हुई, तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और उनका G7 समिट में होना बेहद ज़रूरी है। इन बातों से एक बात तय है कि भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अब भारत और कनाडा की अगर हम रिश्तों के लिए बात करें, दोनों बायलैटरल रिलेशनशिप यानी कि द्विपक्षीय वार्ताओं की बात करें, तो सालों से भारत और कनाडा के साथ में जो है
वो एक अच्छे रिश्तों की शुरुआत हुई। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की। तो बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स जो 2024 के जो डाटा हैं उसके हिसाब से लगभग 8.6 बिलियन यूएसडी का बायलैटरल ट्रेड भारत और कनाडा के बीच में है। वहीं दूसरी तरफ बायलैटरल ट्रेड इन सर्विसेज इन 2024 की बात करें तो दोनों देशों के बीच में 14.3 बिलियन यूएसडी का जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी रकम है। दो देशों के बीच मजबूत ट्रेड है, मजबूत व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो कनाडा और भारत के बीच में हैं और पहले से रहे हैं और ज़्यादा मजबूती भी मिल रही है। भारत और कनाडा की द्विपक्षीय वार्ताएं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ में दोनों आधिकारिक रूप से भी दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत पहले भी हुई है और आगे भी होती रहेगी। कनाडा ने जो है वो भारत को एनएसजी मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया था। इसके साथ में न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो भारत और कनाडा के बीच में हुआ है और न्यूक्लियर पावर के बीच में कई समझौते भारत और कनाडा के बीच में हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 2015 में यानी कि लगभग 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा आए थे और उस समय बहुत ही अच्छे रिश्तों की शुरुआत हुई थी। व्यापार हो या न्यूक्लियर पावर का एग्रीमेंट हो या फिर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी। अब भारत और कनाडा का एक रिश्ता जो है वो मजबूती देता है एजुकेशन के द्वारा। अब आपको बात करें कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में 2022 का डेटा है 41% स्टूडेंट कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय थे। लेकिन बाद में कनाडा ने अपने जो वीज़ा के नियमों में चेंजेस आए उसके बाद में 2025 में ये आंकड़ा जो है वो 31% का है और ये जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी जो नई शिक्षा नीति लागू की है उस शिक्षा नीति के अनुसार भारत ने कनाडा को आमंत्रित किया है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भारत में स्थापित करें और उससे भारतीय स्टूडेंट्स को लाभ होगा और साथ ही साथ कनाडा का जो फाइनेंसेस हैं उसको भी लाभ होगा और इस तरीके से भारत में जो है वो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ उपलब्ध होंगी तो स्टूडेंट्स को कनाडा तक आना नहीं पड़ेगा और जो वीज़ा इमिग्रेशन का जो एक सबसे बड़ा समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या जो है उसका ये हल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट और स्पेस कोऑपरेशन की तो आपको जान के ये बड़ा ही आनंद होगा कि इसरो और कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है जिसे CSA कहते हैं, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, दोनों के बीच में MOU पहले से हुए हैं और दोनों साथ में मिलकर स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ही साझेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। वहीं हम बात करें अंतरिक्ष जो ने लॉन्च किए थे नैनो सैटेलाइट फ्रॉम कनाडा। वहीं हम बात करें इसरो के 100 सैटेलाइट PSLV जो लॉन्च हुआ था जनवरी 2018 में उसके साथ में जो है वो कनाडा का फर्स्ट लियो सैटेलाइट जो है वो इंडियन स्पेस पोर्ट श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो आप जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन है उस तरीके से भारत और कनाडा के बीच में स्पेस को लेकर बहुत अच्छे समझौते हुए हैं और ये आगे भी बढ़ेगा। कनाडा और भारत के बीच में कल्चरल और पीपल टू पीपल का कनेक्शन जो है, जो कनेक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं तो कनाडा जो है उसमें बहुत ज़्यादा भारतीय मूल के लोग यहाँ पर रहते हैं जो कि कनाडा के कुल पॉपुलेशन का 4.5% है। यानी कि लगभग 1.8 मिलियन कैनेडियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन
जो हैं वो कनाडा में रहते हैं एंड 1 मिलियन नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआईज यहाँ पर रहते हैं और लगभग 7,70,000 सिख पॉपुलेशन जो है वो कनाडा में रहती है। अब इसके आगे हम बात करें तो ये जो इंडियन डायस्पोरा है वो मेनली ग्रेटर टोरंटो एरिया, ग्रेटर वैंकूवर एरिया, मॉन्ट्रियल क्यूबेक में आता है और कैलगरी अल्बर्टा में आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारतीयों की यहाँ पर है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में कई कल्चरल एक्सचेंज होते रहते हैं और ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो इंडियन डेलीगेशन ने जो है वो टोरंटो के फिल्म फेस्टिवल में भाग लिया था। वहीं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल जेएलएफ जो बोलते हैं वो टोरंटो में हुआ था 2022 में। वहीं कनाडा के कई बोर्ड्स हैं, स्कूल बोर्ड्स, जहाँ पे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल और बंगाली लैंग्वेज को एज ए एडिशनल लैंग्वेज ऑफ चॉइस के तर्ज पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं कि भारतीय लैंग्वेजेस जो हैं वो कनाडा के बोर्ड में चलती हैं, यानी कि दोनों देशों के बीच में ये जो संबंध हैं वो बहुत ही गाढ़े हैं। बहुत ही बड़ी जनसंख्या भारतीय मूल की कनाडा में रहती है। ख़ास तौर पर उसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कई तरीके के वर्कर्स हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी हैं, गुजरात के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इस कारण से जो है वो कनाडा और भारत के रिश्ते मजबूत होना स्वाभाविक है। इंडिया और कनाडा ने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट भी साइन किया था 2014 में। इसके साथ हम बात करें तो हाँ, एक ख़ास बात आपको ज़रूर यहाँ पर बतानी है। भारत और कनाडा के रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा और ये ज़िक्र है कनाडा का एक एंशिएंट मूर्तियों का कलेक्टर था जिसने कई मूर्तियाँ इल्लीगली खरीदी थी और उसमें एक मूर्ति अन्नपूर्णा माता की मूर्ति थी। 2022 में कनाडा ने वॉलंटियरली अनाउंस किया और जो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में रखी गई थी अन्नपूर्णा का स्टेचू, वो स्टेचू भारत को हैंडओवर किया गया और आज भी काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में अन्नपूर्णा माता का ये स्टेचू देखा जा सकता है। ये भारत का स्टेचू था, कनाडा के यूनिवर्सिटी में इल्लीगली एक कलेक्टर के द्वारा खरीद के रखा गया था, लेकिन कनाडा ने वो वापस भारत को कर दिया। ये कई ऐसे हमारी पुरातन संस्कृति से जुड़ी हुई प्रतिमाएं हैं जो अलग अलग देशों में थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कोशिशों से, उनकी विदेश नीति से, उनकी रणनीति से भारत की ऐसी कई पुरानी मूर्तियां जो हैं वो भारत में वापस लाई गई हैं। आइए जानते हैं कनाडा में आयोजित हो रहा G7 शिखर सम्मेलन क्या है। G7 यानी कि ग्रुप 7 देशों का एक शिखर सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है। G7 की स्थापना 50 वर्ष पहले हुई थी और इस वक्त 51वां G7 शिखर सम्मेलन कनाडा देश के अल्बर्टा राज्य के कनानास्की एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। भारत G7 का मेंबर देश नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है और भारत एक निर्णायक भूमिका का देश एशिया का माना जाता है और इस तरीके से कई ऐसे देश हैं, लगभग 14 ऐसे देश हैं जो आउटरीच प्रोग्राम के लिए उनको विशेष आमंत्रण इस G7 शिखर सम्मेलन में दिया गया है और इसमें खास तौर पर कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जो हैं मार्क कार्नी, उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। अब जानते हैं G7 में कौन कौन से देश हैं। तो G7 में फ्रांस है, इटली है, जापान है, जर्मनी है, अमेरिका है, यूके है, कनाडा है और उसके साथ साथ में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी जिस भी देश के पास में है वो भी यहाँ पर G7 के शिखर सम्मेलन में हाजिर होते हैं। और उसके साथ में G7 की प्रेसिडेंसी इस वक्त जो है वो कनाडा देश के पास में है और कनाडा देश चाहे उन देशों को यहाँ पर बुला सकता है आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत।
G7 जो शिखर सम्मेलन होता है उसमें खास तौर पर देश के जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो पीस और सिक्योरिटी के बारे में, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में कई बड़े चीज़ों पर बातचीत होती है। ये G7 कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे से बात करती हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था किस तरीके से स्ट्रांग हो, ट्रेड किस तरीके से बढ़े, इन सारी चीज़ों पर भी एक वैश्विक लेवल पर यहाँ पर बातचीत होती है। इस वक्त जिस तरीके से ईरान और इज़राइल के युद्ध की चीज़ें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया का युद्ध का माहौल चल रहा है। ऐसी स्थितियों में जैसा अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में भी टकराव हुआ था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो इस तरीके के इश्यूज़ जो हैं वो G7 के शिखर सम्मेलन में चर्चा होती है। उसके साथ में द्विपक्षीय वार्ताएं भी बहुत सारी होती हैं, अलग अलग देशों के बीच में होती हैं, और किस तरीके से ग्रुप 7 कंट्रीज़ एक साथ मिलकर देश की अपने अपने देशों की और वैश्विक लेवल पर किस तरीके से लोगों में सुरक्षा, शांति, अच्छे क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर जो है वो बातें होती हैं और उस पर कई निर्णय भी लिए जाते हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व, अगर इस मुद्दे पर हम बात करें तो भारत अब तक 11 बार G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हो चुका है और 12वीं बार भारत इस शिखर सम्मेलन में कनाडा में सम्मिलित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 5 बार G7 के शिखर सम्मेलन में अपनी हाजिरी दे चुके हैं और अब की बार ये छठवीं बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में सम्मिलित होने जा रहे हैं, वो भी विशेष आमंत्रण के साथ में। भारत की स्थिति कितनी मजबूत है, भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और भारत किस तरीके से एक शक्तिशाली राष्ट्र है, वो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि G7 का मेंबर कंट्री ना होने के बावजूद भी भारत को बहुत बड़ी तवज्जो G7 के शिखर सम्मेलन में दी जाती है। हिंद फर्स्ट की टीम लगातार G7 समिट को कवर कर रही है और आप तक यहाँ की हर पल की खबर पहुँचाने की कोशिश कर रही है। आप देखते रहिए गुजरात फर्स्ट, हिंद फर्स्ट नेटवर्क।